गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंक्रीज इन हाइड्रो कैपेसिटी इन इंडिया। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीक पावर डिमांड जो है कंट्री में 240 गीगावाट तक जो है वो जून में एक्सपैंड हो जाएगी। इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो हाइड्रो पावर जनरेशन की तरफ भी जो है वो ध्यान दे रही है ताकि सप्लाई शॉर्टफॉल को अवॉइड किया जा सके। तो लगभग 4 गीगावाट की कैपेसिटी जो है वो हाइड्रो पावर जनरेशन से जो है हम ऐड कर पाएंगे। तो अगर हम इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सिनेरियो देखें 31 मार्च 2024 तक के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया में टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 442 गीगावाट्स की है और इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 2023 और 2024 के बीच में 1731.28 बिलियन यूनिट्स तक रही है। पीक डिमांड का मतलब क्या होता है कि जो आज तक मतलब पूरे साल में जो सबसे मैक्सिमम पावर की डिमांड होती है जिस टाइम पर भी किसी भी आप साल की भी देख सकते हो, डेली की भी देख सकते हो, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम की देख सकते हो, तो उसको हम कहते हैं पीक डिमांड। और पीक डिमांड डेफिसिट क्या होता है? जब भी आपकी डिमांड डेफिसिट होता है मतलब कि जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या और इंपोर्ट्स को हम मिला दें अगर, तो भी आपकी कंजम्पशन को हम मीट नहीं कर पा रहे, तो जितना गैप आएगा उसको हम डिमांड डेफिसिट कहते हैं। तो इसी को ही अवॉइड करने के लिए हाइड्रो पावर जनरेशन से लगभग 4 गीगावाट की कैपेसिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऐड करने की प्लान कर रही है। और हमने इंडिया में 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 18 गीगावाट की जो है रिन्यूएबल कैपेसिटी भी ऐड की है। और वेरिएशन जो है आपके रिन्यूएबल एनर्जी के जनरेशन में उससे जो है बेस लोड कैपेसिटी पर फ़र्क पड़ता है। कैसे जो है वेरिएबिलिटी होती है? क्योंकि हम सफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कंट्री में, तो हम जितना भी जो सोलर या विंड प्लांट से जनरेट करते हैं उसको हम स्टोर तो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसको जब तक वो ग्रिड पर है तब तक तो वो चल रहा है, लेकिन जो एक्सेस हो वो वेस्ट जाता है। इंडिया की जो पीक डिमांड डेफिसिट है वो धीरे धीरे जो है वो पिछले कई सालों में कम होता जा रहा है क्योंकि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन फिर भी इनसफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और राइजिंग टेम्परेचर से पीक डिमांड भी बढ़ती जा रही है, ऑफ कोर्स, खासकर समर मंथ्स में। 14 गीगावाट की पीक शॉर्टफॉल जून में जो है वो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि आज तक की सबसे लार्जेस्ट होगी पिछले 14 साल की, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सी स्टेट्स में न्यू कोल बेस्ड प्लांट्स की कमीशनिंग जो है वो उसमें डिले हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अबव नॉर्मल मानसून जो है कमिंग मंथ्स में आने वाला है, उसकी वजह से जो पावर डिमांड है वो एडिक्वेटली जो है वो कम हो जाएगी, तो ऑफकोर्स उसको मीट कर पाएंगे। तो इंडिया जो है 40% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी अपनी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जो है वो कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से 24% एमिशंस की रिडक्शन देखने को मिली है 2005 और 2016 के बीच में। लेकिन इंडिया को अब एनर्जी स्टोरेज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस कह रहा है कि लगभग 160 गीगावाट आवर की जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है 2030 तक इंडिया की रिक्वायरमेंट है। और इंटरमिटेंसी को जो है वो कंपनसेट करने के लिए इंडिया जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो है उनमें पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम का यूज़ करेगा, जिसमें क्या होता है कि जब आपके पास पावर अवेलेबल है तो आप पानी को जो है वो हाइयर एलिवेशन पे ले जाते हो। जब आपकी पीक डिमांड आने लगती है तो आप उस पानी को जो है वो नीचे गिराते हो, ग्रेविटी की वजह से जब वो है नीचे गिरता है पानी, तो फिर वो उससे टरबाइन मूव होती है और इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन इंडियन स्पेस सेक्टर। टॉपिक आपके गवर्नेंस, साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कमर्शियल आर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उन्होंने एक प्राइवेट प्लेयर्स को कहा है कि मैन्युफैक्चर करो जो लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल है LVM-3। और यही सेम वो लॉन्च व्हीकल है जिसने चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 को भी मून पर भेजा था। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डिज़ायर कर रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज जो है वो स्पेस एक्टिविटीज़ में इंक्रीज़ हो, जिससे कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो उसका डिफ्यूजन जो है वो प्राइवेट स्पेस में आ जाए और स्पेस इकोनॉमी भी बूस्ट हो, है ना। तो एज अ रिज़ल्ट स्टार्टअप्स जो हैं वो इंडिया में 2010 से खासकर जो है वो बढ़ने लगे। और ध्रुव स्पेस लिमिटेड जैसा जो फर्स्ट स्टार्टअप है वो 2012 में हैदराबाद में बना। अब कम से कम लगभग 200 स्पेस स्टार्टअप्स जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं कंट्री में। लगभग 1000 करोड़ की तो सिर्फ 2023 में ही उनमें इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी है। और ये बहुत सी जो ये कंपनीज़ हैं ये डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इन सब में इन्वॉल्व हैं। इंडिया का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसमें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आता है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ऑब्जेक्टिव है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स में की जाए। इन स्पेस भी बनाया गया एक सिंगल विंडो की तरह, जिससे कि जो है
स्पेस एक्टिविटीज़ जो है प्राइवेट नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ के साथ जो है वो ऑथराइज, प्रमोट या सुपरवाइज की जा सके। नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने जितना भी जियो स्पेशल डेटा था गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास, उसको बिना लाइसेंस के जो है वो एक्वायर करने के लिए प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ कर दिया। फिर इंडिया ने अपनी स्पेस पॉलिसी भी 2023 में दी, जिसमें कि इसरो को कहा कि आप सिर्फ ऑपरेशनल स्पेस सिस्टम से जो ऑपरेशनल स्पेस सिस्टम से मूव होकर ज़्यादा फोकस आप अपने रिसर्च डेवलपमेंट पर रखो। जो ये ऑपरेशनल स्पेस सिस्टम्स हैं ये प्राइवेट सेक्टर बना लेगा, ठीक है। अब जो LVM-3 है, ये न्यू हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है इसरो का, जिसमें कि 4000 किलो तक का स्पेस क्राफ्ट जो है वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ले जाया जा चुका है ऑलरेडी। और LVM-3 एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। इसको मल्टीपल सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है लो अर्थ ऑर्बिट में। 2 बैचेस जो हैं 36 सैटेलाइट्स के 2022 और 23 में ऑलरेडी जा चुके हैं इसके थ्रू। NSIL जो है वो और ज़्यादा जो है प्राइवेट प्लेयर्स को एंगेज करना चाहता है, ताकि हैवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो और भी भेजी जा सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नदर्न एंड सदर्न लाइट्स। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली अभी नदर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियलिस जिनको हम कहते हैं, वो अभी लद्दाख में ऑब्जर्व की गई, हानले विलेज में। तो ऑरोराज क्या होते हैं? नेचुरल लाइट जो कि अर्थ के स्काई में डिस्प्ले होती हैं हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में, खासकर आर्कटिक और अंटार्कटिक में। ऑरोराज जो है वो ब्रिलियंट लाइट्स डिस्प्ले करता है। और ऑरोरा बोरियलिस क्या है? जो नदर्न हेमिस्फेयर में होता है। नदर्न लाइट्स जिनको हम कहते हैं, उनको जो खासकर आर्कटिक सर्कल के पास होता है, उनको हम नदर्न लाइट्स कहते हैं। और ये होता क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं सन के, खासकर इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, जब वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो ये जो है कलर्स अलग अलग से कलर्स निकलते हैं, क्योंकि वो अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ और अर्थ के एटमॉस्फेयर में कई गैसेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं। उससे ये पावरफुल कलरफुल डिस्प्ले ऑफ लाइट देखने को मिलता है, ग्रीन, रेड और पर्पल खासकर। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है? सदर्न लाइट्स, बेसिकली सेम फिनोमिना, लेकिन जो अंटार्कटिक सर्कल या सदर्न हेमिस्फेयर में हो रहा है उसको हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो ये होते किसकी वजह से हैं? जब सरफेस ऑफ द सन पर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं तो स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सन एमिट कर देता है, खासकर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और मैग्नेटिक फील्ड में जब वो इंटरेक्शन करते हैं तो ये जो है जो हमारे गैसेस प्रेजेंट होती है जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उनके साथ इंटरेक्शन करती हैं और फिर अलग अलग कलर्स हमको देखने को मिलते हैं। सोलर विंड जब बहुत ही स्ट्रांग होती है तो ऑरोरास जो है वो इवन मिड लैटिट्यूड्स तक भी आ जाते हैं, जैसा कि अभी लद्दाख तक हमें देखने को मिले। तो सोलर विंड जो है वो बहुत ही स्ट्रांग थी इस बार, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, और उसकी वजह से जो है वो डिस्ट्रप्शन ऑफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाता है ब्रीफली, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज इंडिया 26th नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व कर रहा है। 11th मई को 11th मई को ऑब्जर्व किया इंडिया ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्या है ना, 11th मई 1999 को ऑब्जर्व किया गया पहली बार। और इसको प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो है उन्होंने इसको नेम किया था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने। और हर साल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो सेलिब्रेट करता है अवार्ड्स देकर, नेशनल अवार्ड्स देकर उन लोगों को जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया में। इस साल का थीम था फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप्स, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। तो इसी दिन जो है इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए थे पोखरन में 1998 में, जिसको ऑपरेशन शक्ति कहते थे, ठीक है। ये सेकेंड टेस्ट थे पोखरन 1 के बाद, जो कि 1974 में किए गए थे। और इसी दिन इंडिया ने त्रिशूल मिसाइल को भी टेस्ट किया था और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हंसा 3 भी इसी दिन टेस्ट हुआ था। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया 1996 में। पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विद इन गवर्नमेंट फ्रेमवर्क जिसका ऑब्जेक्टिव है कि कमर्शलाइज किया जा सके इंडिजिनस रिसर्च को। तो ये इंडस्ट्री, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट, स्पेशलिस्ट, इन सब के बीच में इंटरेक्शन करवाती है, ठीक है। और इसको ग्रांट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्लर्ट वेरिएंट्स। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल और प्रिवेंशन जो है उन्होंने कहा है कि एक अनफेमिलियर सेट ऑफ कोविड-19 वेरिएंट्स जो है वो यूएस में स्प्रेड हो रहे हैं, उनको कलेक्टिवली कहा जा रहा है फ्लर्ट। तो 2 और KP1.1 ये वेरिएंट्स जो है वो इनको डब किया जा रहा है फ्लर्ट वेरिएंट्स। ये ओमिक्रॉन JN1 के ही वेरिएंट्स हैं और ये ओमिक्रॉन 1 जो है उसको ऑलरेडी आउटस्ट्रिप कर चुके हैं और ये स्प्रेड हो रहे हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से पर्सन्स टू पर्सन्स में। और ये ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स के जो सिम्टम्स थे उन्हीं के जैसे सिम्टम्स हैं इसमें भी। तो इसके लिए ऑफकोर्स वैक्सीनेशन और प्रिवेंटिव मेजर्स करना ज़रूरी है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डेड बॉट्स। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू स्टडी की गई है जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट्स जो कि डिसीज्ड लव्ड वंस को मिमिक करते हैं, उनके ऊपर जो है कॉशन रखने को कहा गया है। इनको हम डेड बॉट्स भी कहते हैं। तो डेड बॉट्स को ग्रीफ बॉट्स भी कहते हैं। बेसिकली एआई इनेबल्ड डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होती हैं जो लोग मर जाते हैं और उनकी याद के को से कोप अप करने के लिए लोग जो है इनका यूज़ करते हैं। तो ये जो चैटबॉट्स हैं ये लैंग्वेज पैटर्न्स को समझते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझते हैं उस पर्सन की जो जा चुका है, उसकी ईमेल्स को पढ़ के, सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ के, इवन वॉइस रिकॉर्डिंग्स को समझ के, और फिर कन्वर्सेशन वैसे ही करते हैं जैसे कि ऐसा लगता है कि आप उन्हीं पर्सन से बात कर रहे हो। लेकिन रिसर्चर्स ने कहा है कि ये कंफर्टिंग तो लगता है लेकिन इससे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आएगा अगर इसमें सेफ्टी ना रखी जाए तो। ठीक है, तो कन्वर्सेशनल एआई ही है एक तरह से। बेसिकली कन्वर्सेशनल एआई क्या होता है, जिसमें कि ह्यूमन कन्वर्सेशन सिमुलेट की जा रही है एनएलपी का यूज़ करते हुए, और इसमें एनएलपी फाउंडेशनल मॉडल्स और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारा डेटा जैसे टेक्स्ट और स्पीच को जो है वो एआई सिस्टम्स को ट्रेन करवा के ये कन्वर्सेशनल एआईज बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो डेलीगेट्स जो कि 19 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने एक इनफॉर्मल नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी है कि क्या ड्राफ्ट टेक्स्ट होगा हाई लेवल डिक्लेरेशन का। तो ये यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट है क्या? साल 2000 में यूएन इकोसॉक ने इसको एस्टैब्लिश किया मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट का। ये हर साल मिलता है ये फोरम यूएन हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क में, और फोरम की यूनिवर्सल मेंबरशिप भी है ऑफ कोर्स, इसीलिए इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। 19 सेशन में हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की तरफ जो है वो उससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है ताकि यूएन स्ट्रेटजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये यूएन स्ट्रेटजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट है क्या? 2017 से 2030 का ये प्लान है जिसमें कि ग्लोबल फ्रेमवर्क दिया गया है हर लेवल पर एक्शंस लेने के लिए। फॉरेस्ट रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस का एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट रिलेटेड वर्क जो है यूएन सिस्टम्स को जो है प्रोवाइड करता है और उसका एक रेफरेंस पॉइंट बन के सामने आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टी सेल्स। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू क्लिनिकल ट्रायल ने दिखाया है कि कैसे इम्यून कामिंग रेगुलेटरी टी सेल्स जो हैं उनको टाइप 1 डायबिटीज़ जो चिल्ड्रन डील कर रहे हैं उससे उसमें हेल्प किया जा सकता है। तो टी सेल एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है, इनको टी लिम्फोसाइट और टी और थाइमोसाइट भी कहते हैं। ये पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम होते हैं और स्टेम सेल्स से डेवलप होते हैं बोन मैरो से, और ये हेल्प करते हैं ह्यूमन बॉडी को कि इन्फेक्शन प्रोटेक्ट कर सके और इवन कैंसर फाइट करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो कि इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और हेल्पर टी सेल्स जो कि सिग्नल्स भेजते हैं बाकी के इम्यून सेल्स को कि वो इन्फेक्शन फाइट कर सके। तो रादर दैन जनरली ये एनी एंटीजन को अटैक करने की बजाय टी सेल्स इस तरह से सर्कुलेट होते हैं कि वो स्पेसिफिक एंटीजन को भी एनकाउंटर कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कावासाकी डिसीज़। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 बेबी गर्ल्स जो कि कावासाकी डिसीज़ से डायग्नोस हुई थी, उनको ट्रीटमेंट सक्सेसफुली किया गया है कॉम्बटूर मेडिकल कॉलेज में। तो कावासाकी डिसीज़ एक रेयर हार्ट कंडीशन है जो कि हाई फीवर कॉज करता है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसमें ब्लड वेसल्स की, और ये यूजुअली चिल्ड्रन जो अंडर द एज ऑफ 5 है उनको अफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम जो है उसमें अपनी ब्लड वेसल्स को ही अटैक करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वॉलन हो जाते हैं ब्लड वेसल्स। कोरोनरी आर्टरीज को खासकर ये अफेक्ट करता है जो कि ब्लड टू द हार्ट मसल लेकर जाती हैं। क्लिनिकल साइंस इसमें होते हैं फीवर, रैश, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स, फीट, इरिटेशन, रेडनेस ऑफ द वाइट्स ऑफ द आईज, ये सब आपको देखने को मिलेगा। पहली बार इसको जापान के तोमिसाकु कावासाकी ने 1967 में आइडेंटिफाई किया था, और कॉज जो है इसका अभी तक वो अननोन है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is increase in hydro capacity in India. This topic is important for your economy section. So with peak power demand set to touch 240 gigawatt in June, Ministry of Power is preparing for hydropower generation so as to avoid supply shortfall. And it is being said that hydropower generation can be optimized to a level so that an additional 4 gigawatt capacity can be added to the grid. So if we look at the electricity scenario in India, as of 31st March 2024, India's installed capacity, power capacity was
442 gigawatts, and India generated about 1731.28 billion units of electricity in 2023 and 2024. So the peak demand, what is peak demand? Basically, it's the highest electrical power demand measured over a certain period of time. It can be annual, daily, or seasonal, and there are several factors which affect the peak demand, like demography, economy, weather, climate, season, and day of the week. So an electricity shortage or demand deficit occurs when electricity production and imports are not enough to meet consumption. To manage a shortage, system operators may ration small amounts of energy so as to some consumers for a short time, while still allowing essential services to continue. So basically what it means power cuts. Okay, so Ministry of Power has said that optimized hydropower generation to make available an additional 4 gigawatt capacity would be considered. And India has added a record renewable capacity of over 18 gigawatts in financial year 2024. But there is variability in renewable energy generation, which is putting pressure on base load capacity, including thermal. Why? Because India does not have sufficient energy storage infrastructure in the country, so the country struggles to store excess energy generated by the renewable sources during non-peak hours so that it can be released during peak hours. Okay, so India's peak demand deficit has fallen considerably in recent years because we have increased production, but still insufficient energy storage infrastructure and rising temperatures are widening the gap in the summer months. India is looking at 14 gigawatt of peak shortfall in June, which will be the largest in 14 years because some states are delaying the commissioning of new coal-based plants. So, but there is there is a slight relief in the next few months because above normal monsoon is being predicted in the coming months, and this could reduce the power demand sufficiently. So India has already added 40% of installed electricity capacity, which comes from non-fossil fuel sources, which has seen sharp reduction of 24% in its emission intensity of GDP between 2005 and 2016. So, what are the steps which are needed for making the renewable energy resources available? So, we have to focus on the fact that India Energy Storage Alliance is estimating that about 160 gigawatt hours of energy storage systems by 2030 are required in India. So we can compensate the intermittency using the pumped storage hydroelectric plants, which in such plants energy is stored in the form of gravitational potential energy of water, and then this water is generally pumped from a lower elevation reservoir to a higher elevation reservoir whenever the power is available, especially the renewable power, and then it is released to move a turbine to generate electricity when renewable energy generation is not available and the peak power demand has to be met. So the next topic is entry of private players in the Indian space sector. This topic is important for your science and tech and your governance section. So the commercial arm of Department of Space, that is the NSIL, New Space India Limited, has called on private players to manufacture its largest launch vehicle called the LVM-3, which is the same launch vehicle that carried Chandrayaan-2 and Chandrayaan-3 to the moon. So the Department of Space is desiring that participation of private companies can be encouraged so as to enhance the diffusion of space technology and boost space economy. India's efforts have yielded results since early 2010s when the first space startup came up in India, Dhruva Space Private Limited, which was established in Hyderabad in 2012. Then, as of now, 200 space startups have been registered in the country, which have already attracted investments worth 1,000 crores in 2023 only. So most of these companies are involved in designing and manufacturing satellites, launch vehicles, etc. India's regulatory framework for private space companies include the NSIL, which is the public sector undertaking with the objective to scale up private participation in Indian space programs. Then we have this InSpace, which was set up as a single window in 2020, independent nodal agency to authorize, promote, and supervise space activities of private entities. Center also introduced the new National Geospatial Policy in 2021 so as to allow the private companies to acquire all geospatial data without any license from government agencies. It also introduced the to strengthen the private space sector, the government also introduced the India Space Policy in 2023, which asked the ISRO that they should transition from manufacturing operational space systems and
rather should focus themselves on research and development of advanced technologies. Okay. So, what is LVM-3? It is the new heavy lift launch vehicle of ISRO, which has achieved 4,000 kg spacecraft launching capability to geosynchronous transfer orbit in a cost-effective manner. LVM-3 is a three-stage launch vehicle, and it was used to deploy multiple satellites in low Earth orbit. Two batches of 36 satellites each have been launched using the vehicle in 2022 and 2023, even for commercial internet providers OneWeb. So NSIL has recognized that there is a growing demand for launching heavier communication satellites as well as other satellites to a lower Earth orbit, and the government has a vision to increase participation of private players in this section. Okay. So the next topic is Northern and Southern Lights. This topic is important for your science and tech section. So recently, Northern Lights or the Aurora Borealis illuminated the night sky over Hanle village in Ladakh. So what are auroras? So these are natural display of light in Earth's sky, predominantly in the high altitude regions. High latitude regions. Aurora display dynamic pattern of brilliant lights. And what is Aurora Borealis? So basically in the northern hemisphere, these are called northern lights, and these are predominantly found in the near the Arctic Circle or the countries around it. The northern lights result from charged particles from the sun, and these charged particles, when they enter Earth's magnetosphere, they collide with the gases in the Earth's atmosphere, and this collision produces colorful display of lights, primarily in green, red, and purple. What is Aurora Australis then? So basically, it's the same phenomena but in southern hemisphere. That's why we call it southern lights, and it primarily happens in Antarctic Circle. So southern lights have the same exact mechanism as that of northern lights. So these northern and southern lights occur due to the activity on the surface of the sun. The star continuously releases a stream of charged particles, mainly electrons and protons, and when they enter the Earth, they they enter the Earth's magnetic field, and some of these charged particles get trapped into the magnetic field, and then when the gases in our atmosphere, in the Earth's atmosphere, interact with them, they produce brilliant lights, which we call these northern and southern lights. But there is also a chance that these auroras can be witnessed in mid latitudes. When this happens, when the solar wind is extremely strong, auroras can also expand to mid latitudes. The solar wind can be so strong that it can cause a geomagnetic storm or a magnetic storm, which causes a brief disruption of the Earth's magnetic field. Okay. So the next topic is National Technology Day. This topic is important for your science and tech and your governance section. So India recently observed the 26th National Technology Day on 11th May 2024. So it was first observed on 11th May 1999. This day was named by the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. And every year, the Technology Development Board celebrates the day by awarding individuals with National Award for their contribution to science and technology in India. This year, the theme was from schools to startups, igniting young minds to innovate. So it is the day when India successfully tested nuclear bombs in Pokhran in 1998, which was called Operation Shakti. And this was the second time that India conducted such a test. The first one was codenamed Operation Smiling Buddha, which was done in 1974. On the same day, in 1999, India also successfully flight tested the Trishul missile and flew the first indigenous aircraft called Hansa 3. So what is Technology Development Board? It was constituted by the Government of India in 1996 as per the Technology Development Board Act of 1995. So that's why it's a statutory body aimed to promote development and commercialization of indigenous technology, and it consists of 11 board members. It is the first such organization within the government framework which has a sole objective of commercializing the indigenous research. That's why it facilitates interaction between industry, scientists, technocrats, and specialists. It has been receiving grants from the Government of India, okay, through the research and development cess that the government imposes on industrial concerns. So the next topic is FLIRT variants. This topic is important for your social issues. So Center for Disease Control and Prevention has found that there is an unfamiliar set of COVID-19 variants spreading across the US, and they are collectively being called FLIRT. So these are 2 and KP1.1 variants, and they are descendants of the Omicron JN1 variant, which spread globally over the last winter year.
and these variants have outstripped their ancestors and other Omicron variants also. So these variants spread through respiratory droplets of the person to others, and the symptoms are similar to those of the Omicron subvariants. So of course vaccination and preventive measures are advised to curb the spread of these variants. So the next topic is dead bots. This topic is important for your science and tech and your social issues. So a new study has urged caution in the development of AI chatbots, which are designed to mimic deceased loved ones, which are also known as dead bots. So dead bots are also known as grief bots. Basically, they are AI-enabled digital representations of the departed loved ones. These chatbots simulate the language patterns and personality traits of the departed loved ones, and by using the digital footprint like email, social media post, and even voice recordings. So they converse with you like you are conversing with the person who has already left for the heavenly abode. Okay, so researchers have warned that these chatbots may be potentially comforting, but they could lead to psychological distress if they are not designed with keeping safety in mind. So, what is conversational AI? It is a type of AI which can simulate human conversation. It is made possible by natural language processing, and it is a combination of NLP, foundational models, and machine learning. And of course, these systems are also trained on large amounts of data like text and speech. So the next topic is United Nations Forum on Forests. This topic is important for your environment section. So delegates at the 19th session of the United Nations Forum on Forests have entered into informal negotiations over the draft text of the high-level declaration. So this United Nations Forum on Forests was established in 2000 by UN ECOSOC so as to promote the management, conservation, and sustainable development of all types of forests. This forum meets annually at UN headquarters in New York. It has universal membership. India is also a founding member of this, and the declaration of 19th session is aiming to achieve agreement on a high-level political commitment to forest protection, with specific actions for effective implementation of UN strategic plans for forests by UNFF and its stakeholders. So, what is this for strategic plan for forests 2017 and 2030? So, it provides a global framework for actions at all levels to sustainably manage all types of forests and trees outside forests. So, it also provides a framework for forest-related contributions. It serves as a reference also for the forest-related work of the UN systems and for fostering enhanced coherence among UN bodies and partners. So the next topic is T cells. This topic is important for your science and tech section. So results from a new clinical trial has shed light on the performance of infusions of immune calming regulatory T cells for children with type 1 diabetes. So what are T cells? This T cell is a type of white blood cell which is also called T lymphocyte and thymocyte. It is part of the immune system and it is developed from stem cells in the bone marrow. They help protect the body from infection and may even help fight cancer. So there are two main types of T cells: cytotoxic, which can destroy infected cells. Then there are helper T cells, which send signals that direct other immune cells to fight infection. So rather than generally attacking any antigen, T cells circulate until they encounter their specific antigen. Okay. So the next topic is Kawasaki disease. This topic is important for your social issues. So two baby girls who were diagnosed with Kawasaki disease have been successfully treated at Coimbatore Medical College and Hospital recently. So Kawasaki disease is a rare heart condition which causes high fever and inflammation of blood vessels. It usually affects children under the age of 5. It is one of the leading causes of heart disease in kids. This condition causes the immune system to attack the blood vessels, which become inflamed and swollen. It basically affects the coronary arteries, which carry blood to the heart muscle, but it can also cause problems with lymph nodes, skin, lining of child's mouth, nose, and throat. The clinical signs include fever, rash, swelling of hands, feet, irritation and redness of the whites of the eye, swollen lymph glands in the neck, irritation and inflammation of mouth, lips, and throat. This disease was first described in Japan by Tomisaku Kawasaki in 1967, and the first cases outside of Japan were reported in Hawaii in 1976. The cause of this disease is still unknown, but more cases happen in late winter and early spring. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.